हेलो डी स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस कर जा रहे हैं पॉलीसेकेराइड्स। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा आप सबको पता है हम लोग को तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस अपने इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा जा रहा है। आज हम लोग उसी क्रम में लेके आए हैं वीडियो नंबर 20, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, पॉलीसेकेराइड्स। अगर हम बात करें इसके प्रीवियस वीडियो हम लोग ने कंप्लीट डाइसेकेराइड्स के बारे में डिस्कशन किया है। डाइसेकेराइड्स के लिए जैसा हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि सभी डाइसेकेराइड्स के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे, और उसी के दौरान हमने आपको सुक्रोज के लिए एक अलग वीडियो बनाया है, माल्टोज के लिए अलग वीडियो बनाया है, और लैक्टोज के लिए हमने लगभग अलग वीडियो बनाया है। तो आप देख सकते हैं यह यूट्यूब पे पहली बार ऐसा होगा कि जहां पे आपको डाइसेकेराइड्स, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज के लिए आपको अलग अलग वीडियो मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे सभी जगह पे आपको आधे ही घंटे में 40 मिनट की वीडियो में कंप्लीट डाइसेकेराइड्स पढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन हमने हर एक वीडियो के लिए आपको आधे आधे घंटे का वीडियो बनाया है, चाहे सुक्रोज हो, चाहे लैक्टोज हो, चाहे गैलेक्टोज हो, उसके बारे में कंप्लीट ब्रीफ डिस्कशन किया गया है। तो उसी के साथ हमने आपको हर एक चीज डाइसेक्राइड्स की बात की। आज उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लेके आए हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होती है। यहाँ पे देखिए जो पॉलीसेक्राइड्स है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इससे पॉली प्लस सेक्राइड्स। अब यहाँ पे आप समझ सकते होंगे कि पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। पॉली का क्या मतलब होता है, मेनी। जहां पे बहुत ढेर सारी संख्याएं होती हैं, जहां पे बहुत ढेर सारी संख्या होती है वही तो हमारी पॉली होती है। और सेक्राइड्स का मतलब हमारे पास क्या है, शुगर है। तो कह सकते हैं कि जब कोई भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ढेर सारी संख्या में शुगर यूनिट से मिलकर बने होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। यहाँ पे हम एक दो तीन चार की बात नहीं करें, हजारों की संख्या में बात करेंगे, सैकड़ों की संख्या में बात करेंगे। कहने मतलब 100 मोनोसेक्राइड्स मिलकर एक पॉलीसेक्राइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, 1000 मोनोसेक्राइड्स मिलकर एक पॉलीसेक्राइड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछे कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, तो कह सकते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हमारे करीब मेनी शुगर यूनिट से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉलीसेक्राइड्स। या देखिए इसी को हम लोग दूसरे टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, क्या, कि जब हमारे बहुत ढेर सारे मोनोसेक्राइड्स व डाइसेक्राइड्स आपस में ज्वाइंट होते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, देन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। इसी का जस्ट उल्टा, कि जब हमारे मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स थोड़े थोड़े टुकड़ों में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में जुड़ जाते हैं, वो क्या करते हैं, एक पॉलीसेक्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहां से आई थिंक आपको समझ में आ गया कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। अभी हमने एक वर्ड नाम दिया ग्लाइकोसिडिक। क्या बात किया, ग्लाइकोसिडिक। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं कि एक जो मोनोमर यूनिट होता है, अगर हम बात करें मोनोमर यूनिट, क्या कर सकते हैं, एक जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो दूसरे मोनोसेक्राइड से किस प्रकार जुड़ते हैं, वो आपके किससे जुड़ते हैं भैया, ये आपके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ते हैं। इसको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जो हमारा पॉलीसेक्राइड होता है उसमें किस प्रकार की लिंकेज पाई जाती है, वो आप क्या होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। अब हम लोग जब सेलुलोज की बात करेंगे, जब स्टार्च की बात करेंगे, जब हम लोग ग्लाइकोजन की बात करेंगे, जब हम लोग डेक्सट्रिन की बात करेंगे, देन अलग अलग क्या करेंगे, हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करेंगे। फिलहाल इस पूरे लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ दो हम लोग पॉलीसेक्राइड्स के पढ़ेंगे, जो हमारा क्या होता है, स्टार्च और सेलुलोज। यह काफी इंपॉर्टेंट हमारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। अब आइए बात करते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल बताया कि यदि आपसे कोई पूछे किसी भी दो या तीन पॉलीसेक्राइड्स का नाम बताइए, तो आप क्या नाम देंगे। पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्टार्च। सबसे पहला क्या होता है, स्टार्च। दूसरा अगर हम बात करें, आप क्या नाम देंगे, सेलुलोज। क्या नाम देंगे, सेलुलोज। ये काफी दोनों इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। तीसरा अगर हम बात करें, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक प्रकार का हमारा क्या है, पॉलीसेक्राइड्स है। और लास्ट अगर हम बात करें आप डेक्सट्रिन, डेक्सट्रिन भी आपका एक प्रकार क्या है, पॉलीसेक्राइड्स है। इस प्रकार हमने पॉलीसेक्राइड्स के बारे में समझा कि पॉलीसेक्राइड्स होते क्या है। अगर हम बात करें पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे खूब ढेर सारे शुगर यूनिट्स के मिलके बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। अगर हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड में किस प्रकार की लिंकेज प्रेजेंट होती है, तो पॉलीसेक्राइड में हमारी क्या होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है। अगर हम आपसे पूछें दो से तीन पॉलीसेक्राइड्स का कोई एग्जांपल दीजिए, आप क्या कहेंगे, स्टार्च हमारा क्या होता है, एक पॉलीसेक्राइड होता है, सेलुलोज हमारा पॉलीसेक्राइड होता है, ग्लाइकोजन हमारा पॉलीसेक्राइड होते हैं, और डेक्सट्रिन हमारा क्या होता है, एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं स्टार्च क्या होता है। स्टार्च अगर हम बात करें तो अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्च। अगर जनरली हम बात करें स्टार्च क्या होता है, तो स्टार्च के बारे में आप लोगों ने लगभग पढ़ा होगा और जानते भी होंगे। स्टार्च हमारा क्या होता है, एक स्टार्च होता है हमारा एक प्रकार का चीफ फूड रिजर्व। क्या होता है, चीफ फूड रिजर्व मटेरियल, रिजर्व मटेरियल किसका भी है,
यह आपका प्लांट्स का, यह क्या होता है, प्लांट्स का चीफ फूड रिजर्व मटेरियल होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि यह जो स्टार्च होता है यह प्लांट का चीफ फूड रिजर्व मटेरियल, चीफ मतलब हो गया क्या, मुख्य स्रोत हो गया, मुख्य फूड रिजर्व मटेरियल मतलब भोजन को कंटेन करने वाला मटेरियल हो गया। यानी मतलब ये क्या होता है, प्लांट्स का मेन सोर्स होता है भोजन का। स्टार्च इज द मेन सोर्स ऑफ भोजन, किसका, प्लांट का। ठीक है, अब देखिए यहां पे नेक्स्ट बात करें कि जो स्टार्च होता है यह कहां पे पाया जाता है, मेनली कहां पे पाया जाता है। अगर हम इसके फाउंड की बात करें तो कहां स्पेशली पाया जाता है, यह आपके सीड्स में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं, सीड्स में पाए जाते हैं। यह आपके रूट्स में पाए जाते हैं, ये आपके रूट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, ये आपके फाइबर्स में पाए जाते हैं, ये आपके फाइबर्स में पाए जाते हैं। यह हमारा क्या है, ये हमारा पोजीशन होता है, कह सकते हैं कि कंडीशन होता है जहां पे हमारे क्या होते हैं, चीफ फूड रिजर्व मटेरियल पाए जाते हैं, जो कि हमारा क्या है, स्टार्च होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स में स्टार्च कहाँ पे पाए जाते हैं, आप कहेंगे कि जो प्लांट्स होता है उसके सीड्स में हमारे स्टार्च पाए जाते हैं, उसके रूट्स में भी हमारे स्टार्च पाए जाते हैं, और प्लांट्स में फाइबर भी पाया जाता है, और जो फाइबर होता है वह भी एक प्रकार का क्या होता है, आपका स्टार्च होता है। समझ में आई बात। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मेन सोर्स होता है स्टार्च का, वह आपका कह सकते हैं कि जैसे स्टार्च का यूज हम लोग भी करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे वीट, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, यह सब क्या है, एक प्रकार का आपके स्टार्च होते हैं, जिसका सेवन या जिसका हम लोग भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। पोटैटोस होता है, हाँ, ये सब हमारे क्या है, स्टार्च होते हैं। तो अगर हम अगला बात करें, इनमें हमने अभी बात किया राइस, वीट, हाँ, राइस और वीट। उसके बाद हमने बात किया आपका पोटैटोस, हाँ, उसके बाद हमने बात किया मेज, मक्का, हाँ, यह सब भी हमारे क्या है, मेन सोर्स है। इस प्रकार हमने आपसे पूछा कि ये भी हमारे क्या है, मेन सोर्स है आप किसके, स्टार्च के। ठीक है, स्टार्च के बारे में हमने क्या बात किया, फिर से एक बार समझते हैं। स्टार्च हमारा क्या होता है, चीफ फूड रिजर्व मटेरियल की तरह वर्क करता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। जो स्टार्च होता है वो प्लांट्स के सीड्स में पाया जाता है, रूट्स में पाए जाते हैं, और फाइबर से पाए जाते हैं। अगर हम बात करें जो ये स्टार्च होता है उसका मेन सोर्स क्या होता है, वह मेन सोर्स आपका राइस होता है, व्हीट होता है, पोटैटोस होता है, और क्या होता है, मेज होता है। इस प्रकार हमने क्या किया, स्टार्च पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप कहेंगे जो स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है वह आपका इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है। यह क्या होता है, इरेगुलर, कहने का मतलब इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। यह आप किस प्रकार का स्टार्च आप ले रहे हो वह उसके शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। ये आप किस प्रकार का स्टार्च आप लोगे वो आपको उसके शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। इस प्रकार हमने स्टार्च के बेसिक इंफॉर्मेशन लिया कि स्टार्च क्या होता है और कहाँ पे वो पाया जाता है, और उसकी शेप और साइज कैसी होती है। इसका कोई स्पेसिफिक शेप और साइज हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टार्च के प्रॉपर्टीज के ऊपर, स्टार्च की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अगला हेडिंग होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च, जहां पे हम लोग देखिए जो प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे, ना ही यहाँ पे कंप्लीट हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक ही साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे, अलग अलग डिस्कशन नहीं करने वाले हैं हम लोग इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नाम लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग स्टार्च की प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहला इसका अपीयरेंस बताया। तो अभी हमने बात किया कि जो स्टार्च होता है वह हमारा इरेगुलर शेप और साइज का होता है, और कोई भी चीज अगर इरेगुलर शेप और साइज का होता है इसका मतलब वो हमारा क्या, एक प्रकार का एमॉर्फस मटेरियल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्टार्च होता है एक प्रकार का एमॉर्फस होता है, एमॉर्फस मटेरियल होता है। ठीक है, जिसका आपका मटेरियल, जिसका आपका ना शेप और साइज फिक्स्ड नहीं होता। अब ये बताइए जिस मटेरियल का शेप और साइज फिक्स्ड ही नहीं होगा तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, क्या उसकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगी, क्या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टार्च होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता। तो यहाँ पे एक चीज और मेल्टिंग पॉइंट वेरिएबल होता है, वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट नंबर थर्ड, जो स्टार्च होता है क्या वाटर में सॉल्युबल होता है, क्या नहीं, स्टार्च हमारा वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। वो धीरे धीरे वाटर में आपका क्या होता है, सॉल्युबल हो सकता है। तो इसका हम लोग क्या कहते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल इन, स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये क्या होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता, स्पैरिंगली, स्पैरिंगली सॉल्युबल इन
क्या होता है, वाटर होता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट नंबर फोर्थ की बात करें, फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि जो हमारा स्टार्च होता है वह आपका क्या होता है, एक प्रकार का रिड्यूसिंग शुगर होता है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है? क्या आप बता सकते हैं स्टार्च हमारा क्या होता है, एक रिड्यूसिंग शुगर होता है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर? तो हम बात करेंगे जो हमारा स्टार्च होता है वह एक प्रकार का नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब देखो अगर कोई भी चीज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर हम लोग स्टार्च का टेस्ट किसके साथ करा दें, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ या फिर फेलिंग सोल्यूशन के साथ अगर इसका हम टेस्ट कराएंगे तो क्या ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, क्या नहीं देगा, ये क्या देगा, नेगेटिव टेस्ट देगा। तो यहाँ पे यह एक प्रकार क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन के साथ क्या देता है, यह नेगेटिव टेस्ट देता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसका हम हाइड्रोलिसिस करें, क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें। अब बताओ अगर हम लोग स्टार्च का क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस। कैसे, ये देखो अगर हम स्टार्च ले लेते हैं, स्टार्च मतलब C6H10O5। हाँ, इसका हमने कितना ले लिया, इसका हमने N यूनिट ले लिया, इसका हमने क्या ले लिया, N यूनिट ले लिया। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसका हम क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें इन द एसिडिक मीडियम। अब देखो जो स्टार्च होगा, अभी हमने बताया कि एन क्या है, एन की संख्या यहाँ पे मान लेते हैं बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही बड़ा है, ज्यादा होता है। अगर एन का नंबर बहुत ज्यादा है, अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, मान लेते हैं एन इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1000 मान लेते हैं, एक एज्यूम कर लेते हैं। अब ये जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये सबसे पहले अपने से छोटे मोनोमर यूनिट में, अपने से छोटे यूनिट में टूटेगा। कहने मतलब ये बताओ, इतना बड़ा लट्ठा ले लेते हैं हम, लकड़ी का इतना बड़ा लट्ठा लेते हैं, हमें इसे ब्रेक करना है, तो क्या हम एक ही बार में इसका पाउडर बना देंगे, क्या नहीं बना पाएंगे ना। इसको ब्रेक करेंगे, जैसे आप इतना बड़ा लकड़ी का लट्ठा ले लो, ये देखो ये आपने लकड़ी का लट्ठा ले लिया, इस पे जब आप कुल्हाड़ी मारेंगे तो क्या करेगा, सबसे पहले दो पार्ट में ब्रेक होगा कि नहीं ब्रेक होगा। हाँ, उसी बाद फिर आप इसको ब्रेक करेंगे, फिर ये आपके इसके छोटे, और फिर आप इसको ब्रेक करेंगे, देन ये आपके छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक होंगे। उसी प्रकार अगर हम स्टार्च को क्या करते हैं, एक बड़ा सा मान लेते हैं, तो अगर ये एक पॉलीसैकेराइड्स है, इसको हमने ब्रेक किया, हम मान लेते हैं अगर हमने एन की वैल्यू 1000 लिया, ये हमारे क्या हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, 500। उसी प्रकार हमने स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कराया, तो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एन है, अगला नंबर जो हमें मिलेगा C6H10O5 एन डैश मिल जाएगा, और जहां पे हम बोलेंगे एन की वैल्यू एन डैश से ज्यादा होगी। अब बात करते हैं जब हम फिर से स्टार का क्या करा दे, हाइड्रोलिसिस करा दे। और अभी हमने कुछ दिनों पहले यह पढ़ा था माल्टोज के स्ट्रक्चर में, माल्टोज जब हम लोग पढ़ रहे थे कि जो माल्टोज का हमें प्रिपरेशन करना होता है, हम लोग स्टार्च का यूज करते हैं। हम अगर स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करा दें, हमको क्या मिलता है, माल्टोज मिलता है। अब बताओ, मान लेते हैं अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, अब हमको क्या मिल जाता है, माल्टोज। माल्टोज मतलब C12H22O11, ये मिला। हाँ भैया, अब देखो अब हम फिर इसका क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें। अब जैसे माल्टोज का हमने हाइड्रोलिसिस कराया था, हमें मिला था क्या, C6H12O6। क्या मिला, C6H12O6। ये देखिए ये स्टेज आपको मिलना ही मिलना है, ये हमारा माल्टोज हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। अब देखिए बहुत से बुक में आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करा देगा, स्टार्च ले लिया जाएगा, स्टार्च का क्या करा दिया जाएगा, हाइड्रोलिसिस करा दिया जाएगा। हाँ, किसके प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में डायरेक्ट आपको यहाँ पे ग्लूकोज दिखा दिया जाएगा, डायरेक्ट ग्लूकोज दिखा दिया जाएगा। या आपको हमने यहाँ पे मल्टीपल स्टेप में दिखाया, मल्टीपल स्टेप में दिखाने का रीजन भी है, मल्टीपल स्टेप में दिखाने का रीजन है जो इसकी कंप्लीट केमिस्ट्री को डिसाइड करेगा स्टार्च का। हम इस स्टेप को लिखा है ऐसे ही नहीं लिखा है, इसका कुछ ना कुछ एक प्रॉपर रीजन है जो जिसके लिए हमने ये लिखा है, नहीं तो हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब आप सोचिएगा क्या, जब हमने स्टार्च लिया, स्टार्च को हमने ब्रेक कराया, उसके छोटे यूनिट हैं यहाँ पे है। अब इसको जब हमने ब्रेक किया तो हमारा क्या पास है, मान लेते हैं माल्टोज आ गया, और माल्टोज को फिर हमने ब्रेक किया ग्लूकोज में। अब आप एक बार फिर से माल्टोज की यूनिट में जाइए, और माल्टोज का वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो माल्टोज का वीडियो देखिएगा, हम इसमें एंड स्क्रीन पे माल्टोज का वीडियो आपको लगा देंगे, आप वहां से माल्टोज का वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे। तो जब माल्टोज को हम लोग ग्लूकोज में कन्वर्ट करते थे, एक एंजाइम का यूज करते थे, उस एंजाइम का क्या नाम था, माल्टेज एंजाइम था। उस एंजाइम का क्या नाम था, माल्टेज एंजाइम था। कि माल्टेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता था, माल्टेज एंजाइम। और जो माल्टेज एंजाइम होता है, जो माल्टेज एंजाइम होता है वह हमारा अल्फा ग्लाइकोसिडेज होता है, वो अल्फा ग्लाइकोसिडेज होता है। और इससे पता चला कि जो हमारा माल्टोज है उसमें अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज
प्रेजेंट है। हे भैया ये देखो माल्टोज मिला कहां से, स्टार्च से, इसका मतलब स्टार्च में तो भी अल्फा ग्लाइकोसिडेज प्रेजेंट होगा और जो स्टार्च होगा उसमें तो भी अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा। समझ में आएगी नहीं कोरिलेशन, समझ में आएगी नहीं कोरिलेशन कि जब अगर माल्टेज को हम लोग ग्लूकोज में कन्वर्ट करें तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसका मतलब अगर इस छोटे यूनिट को हमने ब्रेक किया, इसमें अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है, इसका मतलब अभी तक जो हमने ब्रेक किया यहाँ पे भी तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा। उसी को तो हमने ब्रेक करते 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 अपने छोटे यूनिट पे लाए हैं, उसी को तो ब्रेक करते करते हमने कहां पे लाया, एक छोटे से यूनिट पे लाया। इससे क्या पता चला भैया, जो हमारा स्टार्च है ना उसमें भी अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। वाह वाह, हमारा पूरा काम हो गया। कैसे, अब तो हमें स्टार्च का स्ट्रक्चर बनाने में बहुत आसानी हो गया। अरे भैया सीधा माल्टोज का स्ट्रक्चर बना देंगे, जो माल्टोज हमने 2 यूनिट जोड़ा था उसमें हम ये यूनिट जोड़ दें, बन गया ना माल्ट स्टार्च, बन गया ना स्टार्च। बस यही हमको करना है। अब थोड़ा सा स्टार्च भैया पॉलीसेकेराइड्स है और थोड़ा सा इसमें हम लोग इधर उधर की काम भी करेंगे। कैसे करेंगे, जो हमारा स्टार्च होता है वह सिर्फ एक चीज से नहीं मिलकर बनता है, 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक एमाइलोज होता है, एक एमाइलोपेक्टिन होता है। और जो एमाइलोज होता है उसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है और जो एमाइलोपेक्टिन होता है उसमें 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। बस यही दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा। इस बार इसको फिर से एक बार समझते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट कहां पे पहुंचेंगे, स्टार्च के स्ट्रक्चर पे। फिर से हमने क्या कहा, सबसे पहला एमॉर्फस सॉलिड्स होता है कौन, स्टार्च। जब स्टार्च हमारा एक एमॉर्फस सॉलिड, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा क्या होगा, वेरिएबल होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरिएबल होता है। यह क्या होता है, वाटर में डायरेक्टली सॉल्युबल नहीं होता है लेकिन स्पायरिंगली सॉल्युबल होता है। अगर आप इसको डिजॉल्व करते रहेंगे कुछ समय के बाद ये क्या होता है, डिजॉल्व हो ही जाएगा। उसके बाद हमने बात किया कि जो स्टार्च होता है वह हमारा एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर नॉन रिड्यूसिंग है, इसका मतलब सीधा हम कर सकते हैं वो टॉलरेंस रीजन और फेलिंग सॉल्यूशन से किसी प्रकार का कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट हमने बात किया हाइड्रोलिसिस कराते हैं। स्टार्च का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया, ये एक पॉलीसेकेराइड था, पॉलीसेकेराइड्स को हमने ब्रेक किया, उससे भी छोटे पॉलीसेकेराइड में, इसमें एन डैश में, यहाँ पे हमने एन लिया और यहाँ पे क्या लिया, एन डैश। उसके बाद हमने यहाँ पे माल्टोज ले लिया, अगर यहाँ पे लिखा ना हम किस क्या पाएंगे, एन यूनिट ऑफ माल्टोज। उसके बाद फिर एन यूनिट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिला, एन मोल ऑफ माल्टोज। जब उसका हमने फर्दर हाइड्रोलिसिस किया, एन यूनिट ऑफ हमें क्या मिल गया, ग्लूकोज मिल गया। इसी प्रकार हमने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस के दौरान यह हमें पता चला कि जब हम लोग स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कराया तो उसमें हमको क्या मिला था, माल्टोज। क्या मिला, माल्टोज। और हमको मालूम माल्टोज का फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज। और माल्टोज में क्या प्रेजेंट होता है, माल्टेज एंजाइम, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, अल्फा ग्लूकोसिडेट लिंकेज के लिए। और वहां पे हमने आपको कंप्लीट बताया था, हमने माल्टोज का क्या क्या था, प्रोमेथाइलेशन टेस्ट कराया था, जहां पे हमें क्या मिला था, मेथिल ऑक्टा डेरिवेटिव मिला था। उसके बाद फिर हमने उसका हाइड्रोलिसिस कराया। उसके बाद जब हमने हाइड्रोलिसिस किया तो वहां पे हमें क्या मिला, 1,4 लिंकेज का पता चला। एक जो ग्लूकोज यूनिट है दूसरे ग्लूकोज यूनिट के साथ 1,4 लिंकेज के साथ जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद यहाँ से हमें पता चला यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। स्टार्च के हमारे क्या स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखिए स्टार्च के स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे तो वो भी काफी इजी स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा बस समझने का फेर है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। अभी जैसा हमने बताया कि जो स्टार्च होता है उसमें क्या प्रेजेंट, वो किससे मिलकर बना होता है, उसको 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। किससे, 2 कंपोनेंट। और वो 2 कंपोनेंट कौन कौन से हमने बताया, एक हमारा क्या होता है, एमाइलोज होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है। तो अगर हम बात कर देते हैं किसका, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, ठीक है। स्टार्च हमारा किससे मिलकर बना, 2 कंपोनेंट से। कौन कौन से, एक एमाइलोज और दूसरा हमारा क्या है, एमाइलोपेक्टिन। एक हमारा क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन। अब देखो हमने बताया कि जो एमाइलोज होता है उसमें जो हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। हाँ, कैसे पता चला था, अभी हमने बताया। और वो जो हमारा एमाइलोपेक्टिन होता है उसमें आपका 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहां से हमें पता चला ये स्ट्रक्चर होता है किसका, स्टार्च का। अब आओ सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज, अब ये बताइए, अभी हमने ग्लूकोज की बात किया,
तो जो हमारा ग्लूकोज होता है, कैसा ग्लूकोज होता है, अल्फा ग्लूकोज होता है, बीटा ग्लूकोज होता है। हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज की बात करते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज की। किसकी बात करते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज। आओ ग्लूकोज बना लेते हैं। ग्लूकोज का अल्फा स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखो यही होता है ना। हम लोग क्या करते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग लेते हैं। क्या लेते हैं? 6 मेंबर्ड रिंग। उसमें क्या होता है, हम बात करते हैं जितने भी ग्रुप हमारे राइट साइड होते हैं उसको हम कहाँ लेते हैं? डाउन साइड। और लेफ्ट साइड जितने होते हैं उसको हम क्या लेते हैं? ऊपर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक एच होगा, ओ एच होगा, एच होगा, ओ एच होगा, यहाँ पे ओ एच होगा, एच होगा, उसके बाद आपका एच होगा, ओ एच होगा, और ये आपका CH2OH, और ये आपका एच। यही हो गया हमारा ग्लूकोज। हाँ, और यही हमारा क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। ये हमारा क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। अब देखिए, अगर ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है, तो उसके बाद अगर हम इसका रिएक्शन फिर से करा दें दूसरे मोल के साथ। अब देखो दूसरा मॉलिक्यूल ले लें, दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का हमने क्या ले लिया? दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया। फिर ये क्या है? ये भी हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है, तो सेम स्ट्रक्चर, एच ओ एच, एच ओ एच, यहाँ पे ओ एच, एच ओ एच, उसके बाद CH2OH और एच। हाँ, हो गया। तीसरा यूनिट ले लेते हैं। कितना? तीसरा यूनिट ले लेते हैं। तीसरा यूनिट किसका? ग्लूकोज का। ये देखो ग्लूकोज का हमारा तीसरा यूनिट हो गया। ये देखो, ले लिया ना तीसरा यूनिट। अब यहाँ पे क्या होगा? एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच, एच, एच ओ एच, और यहाँ पे CH2OH और एच। इसका हम ले लेते हैं एन यूनिट, और इसका भी ले लेते हैं एन यूनिट। मतलब ऐसे ऐसे हमारे पास क्या है? हजारों की संख्या में यूनिट से जुड़ेंगे। अब बताओ हम लोग क्या करना है? हमें क्या करना है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाना है। क्या बनाना है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये देखो, यह अगर हम ग्लूकोज ले लें, इसका ये क्या है? C1 कार्बन है। और ये जो ग्लूकोज ले लें 1 2 3 4, ये देखो ये C4 कार्बन है। यह ग्लूकोज का क्या है? C4 कार्बन है, और इस ग्लूकोज का C1 कार्बन है। अब देखो, हम बस अपने बातों को ध्यान रखेंगे। जब कभी भी एमाइलोज बनाना होगा तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर देंगे। देखो यहां से क्या लेते हैं? फर्स्ट कार्बन, यहां से ले लेते हैं फोर्थ कार्बन, और यहां से हम लोग, अब आप बनाइएगा इसके नीचे एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाइएगा। इसके नीचे आप लोग दूसरा स्ट्रक्चर बनाइएगा, हम इसी में क्या कर लेते हैं? ऐड कर देते हैं। अब बताओ, हम यहाँ से OH और OH हम लोग क्या निकालेंगे? वाटर। तो यहाँ पे देखो, अगर H ले लें और यहाँ से OH ले लें, H2O बाहर गया, और जैसे ही H2O बाहर गया तो हमें मिला क्या? सिर्फ ऑक्सीजन बचाना। अब ऑक्सीजन को थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए यहाँ से उठाते हैं और बीच में लगा देते हैं, जिससे पता चले दोनों लोग का है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ से भी OH OH निकाल देते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देते हैं। ये देखो, यही तो हमारा बनेगा भैया क्या? अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बनेगा? अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर अगर हमारी एन यूनिट है, और हम इसी को क्या कर देंगे? एमाइलोज। क्या कर देंगे? एमाइलोज। समझ में आ गई भैया? समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? अगर कोई आपसे एमाइलोज के बारे में पूछेगा तो एमाइलोज क्या होता है? एमाइलोज क्या होता है? यह एक प्रकार का आपका लीनियर पॉलीमर होता है। ये देखो, ये लीनियरली एक दूसरे से बनते चले। क्या यहाँ पे नीचे और ऊपर हम जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। जब कभी भी आपका एमाइलोज बनेगा, यह एक प्रकार का क्या है? लीनियर पॉलीमर है। ये क्या आपका? लीनियर पॉलीमर है। यह आपका क्या है? एक प्रकार का लीनियर पॉलीमर होता है, जिसमें आपका अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जहां पे एक ग्लूकोज यूनिट दूसरे ग्लूकोज यूनिट के साथ C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ क्या होता है? पाया जाता है या जुड़ा हुआ होता है। अब अगर हम बात करते हैं, जो हमारा स्टार्च है इसमें कितने परसेंट एमाइलोज पाए जाते हैं? तो जो हमारे एमाइलोज पाए जाते हैं, यह सिर्फ 20% पाए जाते हैं, या कहीं कहीं बुक पे आपको 15 to 20% पाया जाता है। अगर 15 to 20% अगर हमारा एमाइलोज पाया जाता है, तो एमाइलोपेक्टिन कितना पाया जाएगा? 85 to 80%। 85 to 80% आपका क्या पाया जाता है? एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। और जो हमारा एमाइलोज पाया जाता है वो 15 to 20% पाया जाता है, या जनरली हम लोग इसको 20% मान के कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है भैया? अब ये बताओ, अगर यहीं पे हमें एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाए, हमको एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाए, तो कैसे बनाएंगे? एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बनाना और भी आसान हो जाएगा। कैसे? जो एमाइलोपेक्टिन होता है उसमें हमने बात की कि 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। हाँ, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। अब देखो, हम यहाँ पे दूसरा ग्लूकोज यूनिट बनाते हैं। क्या बना देते हैं? दूसरा ग्लूकोज यूनिट बना दिया। हाँ भैया, बन गया। अब देखो, यहाँ पे अगर हम कहें, अगर यहाँ पे कहें, यह सॉरी, यहाँ पे आपका कहाँ से ऑक्सीजन? ऑक्सीजन तो आपका यहाँ पे रहेगा। हाँ, उसके बाद ये देखो, अगर हम बात करें, ये भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज होगा। यहाँ पे हम बना सकते हैं क्या? एच ओ एच, एच ओ एच, उसके बाद हम क्या करेंगे? एच, यहाँ पे ओ एच और एच, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? एच
OH और ये आपका CH2OH और ये आपका H। ठीक है, अब देखो अभी हमें एक कार्बन का C1 और इसका क्या ले लेंगे C2 C6, इसका क्या ले लें C1 और C6। अब देखो C1 हमारा ये हो गया, C1 हमारा ये हो गया और C6 हमारा क्या हो गया ये हो गया, C1 यहां से और C6 यहां से। उसके बाद फिर अगला स्टेप बनाते हैं, फिर C1 यहां C6 यहां। इस प्रकार आप देखेंगे जो आपका ब्रांच चेन बनता चला जाएगा वह इसी प्रकार जुड़ता हुआ चला जाएगा कि जो इसका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा किसके किसके बीच C1 और C6 के बीच कैसे बनेगा। इसको फिर से थोड़ा सा हम लोग इसको इधर बना दिए, अगर यहाँ बनाए और अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पे देखो इस प्रकार अगर हम इसको ज्वाइन करने की कोशिश करें, ये देखिए ये हो गया। हाँ, यहाँ पे हमने क्या बनाया H, यहाँ पे हमने बनाया OH, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ये देखो ये आपका CH2OH है और ये H है। अब देखो यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है, बस हम क्या करेंगे वाटर निकाल देंगे। अब जैसे ही वाटर निकालेंगे तो क्या बनेगा, यह जो कार्बन है इस कार्बन के साथ इस प्रकार ज्वाइंट हो जाएगा। ये देखो अब यहाँ पे जो लिंकेज प्रेजेंट हुआ, ये जो लिंकेज प्रेजेंट हुआ ये हमारा क्या है 1 और 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। क्या है 1 और 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, प्रेजेंट है कि नहीं। अब देखो चैन नीचे आएगी नहीं आएगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे दूसरा ग्लूकोज यूनिट बनाएंगे तो अगर यहाँ पे हम दूसरा ग्लूकोज यूनिट बनाए तो 1 4 का कनेक्शन हो जाएगा और नीचे बनाएंगे तो फिर 1 6 का बनेगा। एक बार फिर से और करके दिखाते हैं। ये देखो हाँ, अगर हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो अगर हम एक चीज और बना दें, यहाँ पे थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर हम ये देखो ऑक्सीजन, ये देखिए यही आपका क्या हो गया ग्लूकोज हो गया। यहाँ पे क्या ले लेते हैं H ले लेते हैं, यहाँ पे OH ले लेते हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे यह देखिए यहाँ पे OH और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका CH2OH और यहाँ पे आपका H। ये देखो यहाँ पे क्या 1 4 मिल रहा है, क्या मिल रहा है। अगर यहाँ पे हमें फिर से नीचे जाना होगा, अगर हम यहाँ से फिर से नीचे जाना चाहें तो यहाँ पे 6 कार्बन ये रहा, देखो कौन सा 6 कार्बन है, देखिए 1 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन से जुड़ गए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 इस कार्बन से। अब देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो अगर यहाँ पे हमें 6 कार्बन जो होगा, ये देखो CH2OH ग्रुप ऊपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम ऊपर अपनी यूनिट्स बढ़ा देते हैं, हम ऊपर अपनी यूनिट्स बढ़ा देते हैं। कैसे, ये देखो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट कार्बन लाना होगा, ये देखो इस प्रकार हम बना सकते हैं। और यहाँ बनाएंगे क्या, यहाँ बनेगा हमारा H और यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या बनेगा H और यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या बनेगा भैया, यहाँ OH बनेगा, यहाँ पे H बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा H, यहाँ पे OH और ये CH2OH, ये फिर H। फिर आप यहाँ पे दूसरा यूनिट बनाओ इस प्रकार। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका H और OH, यहाँ पे आपका 1 4 मिलेगा और यहाँ पे आपका 1 6 मिलेगा, यहाँ पे आपका क्या मिलेगा 1 6। ये देखो जो अभी तक एक मेंबर की चैन थी अब वो कितने मेंबर की होगी 1 2 3 मेंबर की हो गई। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आप इसको फिर से यहाँ पे आगे प्रोसीड कर देंगे, यहाँ पे आप फिर से आगे प्रोसीड कर देंगे। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा वो किसका मिलेगा, एमाइलोपेक्टिन। ये क्या मिलेगा एमाइलोपेक्टिन। कहने का मतलब देखो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या कर दिया साथ साथ बना दिया है। क्यों, जब तक एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन मिलकर पूरे स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। कंप्लीट स्टार्च का फॉर्मेशन कौन करता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन मिलकर करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने पहले 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू एमाइलोज आपको समझाया, उसके बाद उसी में 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करके हमने एमाइलोपेक्टिन आपको समझा दिया। इस प्रकार अगर कोई आपसे एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर कहेगा हम 1 बाय 1 बनाएंगे, बहुत अच्छा सा बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ, सबसे पहले आपको 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देना है। उसके बाद जो हमारा लास्ट कार्बन होगा वहां से देखेंगे C1 कार्बन और नीचे वाले कार्बन के C6 कार्बन से अटैच कर देंगे, या फिर यहाँ पे देखते हैं C6 कार्बन से C1 कार्बन को ज्वाइन कर देंगे। इस प्रकार हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से क्या रहेंगे जुड़े हुए, हमारे रिंग को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ये बताओ क्या यहाँ पे कोई लिमिटेशन है, क्या यहाँ पे कोई लिमिटेशन है क्या, इस OH का इधर स्ट्रक्चर बना दो, यहाँ पे फिर OH मिलेगा इसका ऊपर बनाओ, फिर मिलेगा और ऊपर बनाओ, आप चैन बढ़ाते चले जाओगे तो साइज बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे हमने अभी बताया ना कि जो एमाइलोज होती है स्टार्च होता है उसका शेप साइज फिक्स्ड नहीं होता। अगर हमने 100 यूनिट को कंबाइन किया तो भी हमने स्टार्च किया, 1000 यूनिट को कंबाइन किया तो भी हमने स्टार्च किया, और 10,000 यूनिट को कंबाइन किया तो भी हमने स्टार्च कर दिया। इसलिए हम इसको नाम देते हैं पॉलीसेकेराइड्स।
इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे स्टार्च। इसी के साथ हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हम लोग लेके आते हैं एमाइलोज या सेलुलोज। अब सेलुलोज को भी समझने के लिए बहुत आसानी से, जो सेलुलोज होता है इसमें हमने अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाया और वहां पे हम क्या करेंगे, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देंगे। क्या बना देंगे, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे अभी हमने आपको बताया स्टार्च एक प्रकार का हमारा क्या होता है, मेन पॉलीसेक्राइड्स होता है, उसी प्रकार हमारा जो सेलुलोज भी होता है एक प्रकार का मेन पॉलीसेक्राइड्स चेन होता है, जिसमें अगर हम बात करें, अगर जितने भी हमारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा एकदम फिक्स, जितने भी हमारे क्या होते हैं पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, सबसे सिंपल और सबसे कॉमन ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, या फिर स्पायरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा, जितने भी हमारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनका शेप और साइज क्या होता है, इरेगुलर होता है। क्या होता है, इरेगुलर होता है, इरेगुलर शेप एंड साइज। ये देखो शेप एंड साइज। थर्ड पॉइंट की बात करें, जितने भी हमारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनका इनडिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, इनडिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट्स, ये कॉमन है, इसको याद कर लो, पॉलीसेक्राइड से इतना होना ही होना है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, हम लोग बात करें सेलुलोज की, हम लोग बात करें सेलुलोज। अभी सेलुलोज की हमने बात किया, अगर यहाँ पे हम लोग लिंकेज की बात कर लें, जो सेलुलोज में लिंकेज प्रेजेंट होती है वह आपकी 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका मतलब जो हमारा सेलुलोज होता है, जो हमारा सेलुलोज होता है उसमें हमारा बीटा ग्लूकोज होता है। वो क्या होता है उसमें, बीटा ग्लूकोज। तो सेलुलोज में हमारा क्या पाया जाता है, बीटा ग्लूकोज, ठीक है, यहां पे क्या पाया जाता है, बीटा ग्लूकोज। अब बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं और उसमें क्या करते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करके हम क्या बना लेंगे, सेलुलोज बना लेंगे। और सेलुलोज भी एक प्रकार का हमारा क्या होगा, लीनियर लीनियर पॉलीमराइज पॉलीमर कह सकते हैं, या फिर लीनियर, हाँ, लीनियर पॉलीसेक्राइड्स है, पॉलीसेक्राइड्स है, पॉलीसेक्राइड। क्यों लीनियर पॉलीसेक्राइड्स है, क्योंकि यहाँ पे हर एक ग्लूकोज यूनिट दूसरे ग्लूकोज यूनिट के साथ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करते हुए लीनियरली एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। देखो अब देखो कैसे बनाएंगे, अगर ये देखो स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो ये हमारा, यही हमारा ग्लूकोज है, यही हमारा ग्लूकोज है। अब देखो ग्लूकोज में हमें क्या बनाना, बीटा। बीटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कार्बन पे जो हमारा एनोमेरिक कार्बन होता है उसी पे जो लिंक ज्वाइंट होता है उसी को क्या करते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे OH ऊपर चला गया, H नीचे आ गया, उसके बाद H OH, यहाँ पे OH और H, यहाँ पे H OH और यहाँ पे आपका CH2OH। अगर हम आपसे यहीं पे एक बात करें, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में कौन ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे आओ स्ट्रक्चर फिर से बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, पॉलीसेक्राइड बनाना है। यहाँ पे ढेर सारे ग्लूकोज यूनिट, हाँ, फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये देखिए हमारा HOH OH और H OH और यहाँ पे CH2OH। अब देखो अगर हमें अल्फा ग्लूकोज HOH, बीटा ग्लूकोज ये, अब देखो अभी हमने एक क्वेश्चन पूछा कि अल्फा और बीटा में कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर ये इसको अल्फा मान लेते हैं, ये हमारा बीटा, तो आप देखोगे यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप साथ में है, दोनों क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस करने की वजह से स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो ये क्या होंगे, कह सकते हैं कि इनका फॉर्मेशन कम होगा। इसीलिए आप देखते हो अल्फा जो ग्लूकोज होता है वो सिर्फ 36% प्राप्त होता है, बीटा ग्लूकोज 64% प्राप्त होता है, ठीक है, जब हम लोग इनका क्या करेंगे, कन्वर्जन करते हैं। तो अब यहां से हम कर सकते हैं, हमें चाहिए क्या, बीटा डी ग्लूकोज, ये देखो मिल गया बीटा डी ग्लूकोज। फिर से आओ आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बनाते हैं एक यूनिट और, यहाँ पे एक यूनिट हम और बनाते हैं। देखो दूसरा यूनिट बनाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या मिलेगा, OH और H, यहाँ पे क्या मिलेगा, H और OH, यहाँ पे क्या मिलेगा, H OH और H, यहाँ पे H और OH, यहाँ पे आपका CH2OH और H। एक यूनिट और बना लेते हैं, हाँ, एक यूनिट हम और बना लेते हैं, बनाते चले जाइए जब तक आपका मन करे। हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं, OH और H, H OH OH H H OH और CH2OH। अब इसी का हम ले लेते हैं ढेर सारे यूनिट और इसका ले लेते हैं ढेर सारे यूनिट। करना क्या है, कुछ नहीं, 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन करना है। आओ 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन करते हैं। यहां से क्या करते हैं, OH और यहां से क्या करते हैं, OH निकाल देते हैं। ये देखो ज्वाइंट हो गए, यहां से OH और यहां से OH, ये देखो ज्वाइंट हो गया, यहां से OH और यहां से OH, ये देखिए ज्वाइंट हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद फिर यहां से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। इस प्रकार यहां से अगर हम बात करें, ये देखिए ऑक्सीजन, इस प्रकार जोड़ते हुए चल जाएंगे। और इसी का क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे भैया, क्या नाम देंगे,
इसी का तो नाम हमारा सेलुलोज है, ये हमारा सेलुलोज है। बस इसी के साथ हमारा क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है, कंप्लीट होता है, और हमारा फर्स्ट चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन स्टार्ट करेंगे, और एक चीज और हम काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाले हैं, हम सिलेबस लेके आते हैं। ये देखिए हमारे पास बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस है। यहाँ पे अगर हम बात कर देते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन अगर हम बात करें, जो हमारा क्वेश्चन नंबर खोल लेते हैं, अगर हम पीछे से 2023 का क्वेश्चन खोलें, और 2023 का अगर क्वेश्चन खोलने के बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में अगर हम बात करें जो हमने टॉपिक्स आपको पढ़ाया है, अब देखिए फर्स्ट चैप्टर से हमारे कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, हर एक चीज हमने पढ़ा है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बनता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, व्हाट इज या राइट शॉर्ट नोट ऑन इन्वर्टेड शुगर। इन्वर्टेड शुगर के बारे में हमने कंप्लीट बताया, जहां पे हमने सुक्रोज को बताया था, जो हमारा क्या होता है, वह एक प्रकार का इन्वर्टेड शुगर होता है। क्यों, सुक्रोज हमारा क्या होता है, डेक्सट्रोरोटेटिव होता है। जब हम वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, वो क्या होता है, अल्फा और बीटा में कन्वर्ट होता है, जो हमारा क्या होता है, सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज में क्या होता है, ब्रेक होता है। अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन था वो कितना होता था, 56 डिग्री, और जो बीटा डी फ्रक्टोज होता था उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, माइनस का 92 डिग्री। तो हम लोग हाइड्रोलिसिस पे देखते हैं कि माइनस 92 डिग्री क्या होता है, काफी ज्यादा बड़ा होता है, किससे, 52 डिग्री से। इसलिए जो पूरा सोल्यूशन होता है वो हमारा किसकी तरफ बिहेव करने लगता है, लिवो रोटेटिव के थ्रू या लिवो रोटेशन के थ्रू जैसा बिहेव करने लगता है। इसीलिए यही प्रोसेस हमारा क्या कहा जाता है, इन्वर्टेज ऑफ शुगर कहा जाता है। नेक्स्ट हमने आपको बताया था कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज एंड सुक्रोज। जब हम लोग ग्लूकोज और सुक्रोज के स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि ग्लूकोज सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, फ्रक्टोज सुक्रोज हमारा रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता। इसी प्रकार आप इसको क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश कर देंगे, आप दोनों का स्ट्रक्चर बना देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो अभी इसमें नेक्स्ट हमारा बन रहा है कि आपके फर्स्ट सेक्शन से इतने क्वेश्चन बने, सेकंड को सेक्शन में सेक्शन बी में अगर हम बात करें ईपीमर और ईपीमराइजेशन, जिसके बारे में हमने कंप्लीट बताया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलते हैं इधर पे, अगर बात करते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ गया भैया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर, अब सेक्शन बी में आपके सिर्फ एक क्वेश्चन है, और सेक्शन सी में बात करते हैं आपका, देखिए सेक्शन सी में जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है किलानी-फिशर मेथड, हमने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है। रफ डिग्रेडेशन, इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। उसी के साथ अभी हमने जितना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, वहां पे आप देख सकते हैं 2023 के इतने क्वेश्चन, 2023 के आपके इतने क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। अगर उसी प्रकार हम लोग 2022 में बात कर लें, 2022 में बात कर लें, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आए, तो हमारा पहला क्वेश्चन व्हाट आर एनोमर, अभी जस्ट एनोमर के बारे में बताया, जब हम यहाँ पे बता रहे थे उसके पहले हमने एनोमर के बारे में कंप्लीट भी बता दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा बनता है यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में, और प्रिपेयर फ्रक्टोज फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज का यहाँ पे फ्रक्टोज का प्रिपरेशन ग्लूकोज से कैसे करना है, इसका भी प्रोसेस आपको बताया गया है। कैसे करना है, आप कन्वर्जन बताया गया है किसका, जब हम लोग ग्लूकोज को किसमें, फेनिल हाइड्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, जो ग्लूकोसाजोन का वहां पे फॉर्मेशन करते हैं, जब फेनिल हाइड्रोजन का हम लोग फॉर्मेशन करेंगे, उसको आप थोड़ा सा 2 स्टेप आगे बढ़ा लेंगे। पहला सोडियम मरकरी के साथ उसका क्या करेंगे, रिडक्शन करा देंगे, और वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर देंगे, आपका ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला हम बात करते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पूरा हमने विथ मैकेनिज्म बताया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया आपका। उसके बाद अगर हम बात कर देते हैं क्वेश्चन सेक्शन बी में, और हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। सेक्शन सी में हमारे पास यहाँ पे हाउ डू यू डिटरमाइन रिंग साइज ऑफ डी ग्लूकोज, रिंग साइज ऑफ डी ग्लूकोज कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, तो यहाँ पे हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज कंप्लीट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ाया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आ रहे हैं, सारे आपके नोट्स में अवेलेबल हैं, सभी आपके इस वीडियो में अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार हम लोग सभी चैप्टर्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, और विथ प्रूफ जितना पढ़ा दिया जाएगा उसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चंस आने वाला नहीं है। यदि कुछ ऐसा लगता है कि जो हमने नहीं पढ़ाया या हमसे छूट गया है, हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सभी चीज को कवर करने वाले हैं। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि कोई चीज सर ने छूट दी गई है, देन आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका हम रिप्लाई आपको जरूर देंगे, और उस टॉपिक को वीडियो ऑन डिमांड्स के नाम से लाएंगे, और वहां पे आपको उस सभी पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और एक चीज अभी आपसे बात करते हैं, जब हमारा टाइम टेबल पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, उसके 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले हम पूरा कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर आपका रिवीजन सीरीज लेके आएंगे, जहां पे
फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे, लास्ट सेलुलोज तक कंप्लीट एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे 2 से ढाई घंटे के इस लेक्चर में हम पूरा कवर कर ले, जहां पे सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा जो आपका रिवीजन क्लास होगा। लेकिन वो रिवीजन क्लास समझ में तब आएगा आपको जब आप ये आज हमने जो 20 वीडियो नंबर 20 है हमारा, 20 वीडियो आपने कंप्लीट देखे होंगे, क्योंकि सभी वीडियो आपके वहीं से रिलेटेड होंगे, सभी टॉपिक्स आपके वहीं से रिलेटेड होंगे। इसके बाद हम आपको प्रोटीन पढ़ाएंगे, प्रोटीन कंप्लीट पढ़ाने के बाद फिर धीरे धीरे हम आपको अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। ये गारंटी मेरा है, आपको इस प्लेटफॉर्म पे इतना प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना ना पाए। अगर पेपर आपका 15 अप्रैल से होगा तो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे सभी चीजें अवेलेबल कर दी जाएगी। अगर आपका पेपर 15 मई से होगा देन तो उसके बाद कोई बात ही नहीं, हमारे पास और समय मिल जाएगा। तो दोनों कंडीशंस के लिए हम और आप अपने इस प्लेटफॉर्म पे तैयार है। करना सिर्फ आपको एक ही काम है, रेगुलर वीडियोस को देखना है, और एक काम सभी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को फॉरवर्ड करना है, बहुत से ज्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश करना है। वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब कराना है। थैंक यू, बाय बाय।